हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। तो जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी ने नया सिटीजनशिप लॉ फाइनली पास कर दिया है और अब वो इनके ऑफिसेस में अप्लाई भी होने लगा है। तो अगर आपको जर्मनी में रहते रहते 3 से 5 साल हो गए हैं तो उसके बाद अब एलिजिबल हो कि आप जर्मनी की सिटीजनशिप ले पाओगे, जर्मनी का पासपोर्ट ले पाओगे। और अगर आप स्पेशल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो 3 साल के बाद ही आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। जो देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जर्मनी जैसे कि यूरोप की सबसे बड़ी इकनॉमी है और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ से हर कोई वाकिफ़ है। तो जर्मनी का सेटलमेंट परमिट, जब बेसिकली जर्मनी का सिटीजनशिप जहाँ पे आपको परमानेंटली सेटल होने के लिए जो डॉक्यूमेंट है ये मिल जाएगा ऐसी यूरोपियन कंट्री का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी 5 सालों से रह रहे हैं या फिर जो जर्मनी आना चाहते हैं, एस्पायर कर रहे हैं कि हम यूरोप की किसी कंट्री में जाके वहाँ पे रहें और वहाँ पे हम अपनी फ्यूचर में पूरी लाइफ सेटल कर सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर लेकिन जो ये पिक्चर है जो कि इतनी रोजी लग रही है सुनने में, और जब ये सिटीजनशिप लॉ पास होने वाला था और जितनी एक्साइटमेंट इसके अराउंड बिल्ड हो रही थी कि ये इतना अच्छा लॉ पास हो रहा है और उसका इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, हम भी उनमें से एक ही हैं जो कि इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब ये लॉ पास होगा और फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमारी जर्मनी की सिटीजनशिप हमें मिल जाएगी। पर लेकिन ये पिक्चर उतनी बढ़िया नहीं है। अब जब से ये लॉ पास हुआ है तो बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं जब जो लोगों को फेस करने के लिए मिल रही हैं, और इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है जर्मन ब्यूरोक्रेसी। और ये वीडियो आज हमारी इसी के बारे में है कि जर्मन ब्यूरोक्रेसी जो कि इतना पुराना इशू है जर्मनी का, ये इस चीज़ में भी कितना बड़ा इफेक्ट ला रही है, कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है इस प्रोसेस के ऊपर। और सिर्फ इस प्रोसेस के ऊपर नहीं, जो कि ये नया लेके आए हैं, तो ये तो आप आशा कर ही रहे होंगे कि भाई जर्मनी अगर ये नया प्रोसेस लेके आ रहा है तो कम से कम उन्होंने फिगर आउट कर लिया होगा कि अपने ऑफिस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है कि इसको आसानी से वो कैरी आउट कर सकें, लोगों को एक एप्लीकेशन की जगह मिले और उन्हें अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है उसकी अपडेट्स मिलती रहें। तो ये एक बहुत ही मैनेज प्रोसेस होगा, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसकी वजह से जो पुराने प्रोसेसेस थे जैसे कि ब्लू कार्ड, पीआर और तरह तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो लोगों को चाहिए रहते हैं, इमिग्रेंट्स को चाहिए रहते हैं जर्मनी में रहते हुए, उन पे भी कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी, स्लो प्रोसेसिंग, टाइट रेगुलेशंस की वजह से कुछ 2 लाख से ज़्यादा नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। लोगों ने बहुत सालों से अप्लाई कर रखा है, बहुत महीनों से अप्लाई कर रखा है, पर उनको फॉरेन ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। और ये नंबर अगर देखा जाए, ये जो 2 लाख से ज़्यादा का जो नंबर है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत रीसेंट नंबर है, कुछ 2-3 साल से ही ऐसे कुछ एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सर्ज आया है या इसी साल सर्ज आया है, ऐसा नहीं है। इस 2 लाख में जो एप्लीकेशंस बहुत सारी ऐसी हैं जो 9-9, 8-8 साल से प्रोसेसिंग में अटकी हुई हैं। लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहे, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनकी एप्लीकेशंस के साथ। जून 2024 तक कुछ 2,04,000 एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो इतनी एप्लीकेशंस हैं जो प्रोसेसिंग में पड़ी हुई हैं। और इसमें ना सबसे जो बड़ा नंबर है वो बर्लिन के लिए है। तो हमें पता है कि बर्लिन काफ़ी चीज़ों में आगे रहता है, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बर्लिन की है जर्मनी में, बर्लिन सिटी की है जर्मनी में। और बर्लिन जर्मनी का ही नहीं, यूरोप का भी एक स्टार्टअप हब है, बहुत बड़ा है ना। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे खुलते हैं। तो नंबर ऑफ नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशंस जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसमें भी बर्लिन ने झंडे गाड़ रखे हैं। बर्लिन में इस टाइम पे कुछ 40,000 एप्लीकेशंस हैं नेचुरलाइजेशन की जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसके बाद है हैम्बर्ग का नंबर और म्यूनिक का नंबर। हैम्बर्ग में कुछ 25,600 एप्लीकेशंस हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लोगों को नहीं पता कि उनके एप्लीकेशंस के साथ क्या हो रहा है। और म्यूनिक में जो है वो 17,600 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो भी पेंडिंग स्टेज में हैं। और बर्लिन में तो ये सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि जून 2024 में ही जो लिया कैटलस्ट्रासे है, जो कि बर्लिन का सबसे बड़ा इमिग्रेशन सेंटर है, वहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसकी, उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो उस ग्राउंड में जो है लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करी और इकट्ठे होकर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और बेसिकली मांग करी कि हमें बताओ कि क्या प्रोसेस है। जो ये सिटीजनशिप हमने इतनी सारी अप्लाई कर रखी है, इतनी सारी एप्लीकेशंस हम लोगों ने कर रखी हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं कर रखी, सिर्फ एक सिंगल इमिग्रेंट की तरह आप मत सोचें इस बात को। आप इमेजिन करें कि आप यहाँ पे हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, मे बी आपके सीनियर सिटीजन्स भी, आपके मदर फादर भी आपके साथ रह रहे हैं, तो उनके लिए भी आपने एज अ होल सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, पर लेकिन पता नहीं है। और जब ये एप्लीकेशंस ऐसे फंसी होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिमिटेशन जो आपके ऊपर लगा दी जाती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर करे हुए हैं, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती हैं।
तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही ना हो एक फॉरेन कंट्री का जिसके अंदर आप रह रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको पता ही ना हो कि आपको अपने आप को कैसे नेविगेट करना है थ्रू आउट आपको पूरे वर्ल्ड में। अगर आपको कहीं जाना है, अपनी होम कंट्री आपको जाना है, या कुछ और काम करना है, बिजनेस के लिए आपको कुछ करना है, तो अपनी जॉब्स के लिए कुछ करना है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा प्रोसेस हो जाता है। तो लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करी थी जून 2024 में, और मांग करी थी कि हमें बताएं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी जो करंट एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी उनको स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। कोई प्रोसेस ही नहीं है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन डालें और अब फिर उसके बाद आप कैसे पता करें कि अभी आपकी एप्लीकेशन किस स्टेप पे फंसी हुई है। आपके डॉक्यूमेंट ठीक थे, आपकी पेमेंट हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या किस स्टेप में फंसी हुई है, कब तक क्या प्रोग्रेस रेट है, मेरे को किस तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे या मिलेंगे भी नहीं, कि मेरे रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन, कुछ दिक्कत हो गई थी। इसके बारे में किसी भी तरीके से जानकारी ले पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप उन्हें मेल कर सकते हो, आप उन्हें फ़ोन कर सकते हो, पर लेकिन उनके जवाब ही नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे। आप उनके सामने जा सकते हो, उनके ऑफिस में जा सकते हो, तो वो आपको वहाँ से बेसिकली भगा दिए जाते हो। आप उन जवाब ही नहीं मिलता है आपको कि आपकी स्टेटस के लिए आप जो हो मे बी फ़ोन करो, आपको ईमेल करो, वही रिपीटेटिव जवाब आपको अगर मिलेंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने लीगल एक्शन लिए, फेलियर टू एक्ट लॉ सूट। आप ये सब कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर, अगर वहाँ से आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपके सवालों का आपको जवाब नहीं मिल रहा है 6 महीने तक, 180 डेज का टाइम अगर क्रॉस हो गया है, तो आप लीगली एक लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। और DW के एक आर्टिकल में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि जिन लोगों ने इसकी मदद ली, अपने लॉयर्स की मदद ली और गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर बेसिकली लॉ सूट किया, उनकी एप्लीकेशन का स्टेटस उन्हें फिर भी मिला, और वो एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग थी उसका रेट तेज ही हुआ, और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी मिल गए। तो ऐसे लॉ सूट करने के बाद लोगों को हेल्प मिली है, जो कि लोगों को अब समझ में आ रहा है, सब लोग ऐसा देख रहे हैं। तो मे भी गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऊपर बहुत सारे फ्यूचर में और लॉ सूट्स भी होंगे, और उनको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर वो नॉर्मल प्रोसेस को नहीं बताएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे कि क्या चल रहा है। इतना बड़ा पेंडिंग एप्लीकेशंस का नंबर होने की वजह से ये जो प्रोटेस्ट हुई जून में, और ये जो इतने सारे लीगल एक्शंस हो रहे हैं यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस पे, तो डेफिनेटली ये बर्लिन को एक बैड लाइट में प्रोजेक्ट करते हैं, और बर्लिन की गवर्नमेंट को भी ये पता है। इसीलिए बर्लिन ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाने शुरू किए। इस साल बर्लिन ने ये जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है उसको डिजिटाइज किया और सेंट्रलाइज किया। अभी तक ऐसा हो रहा था बर्लिन में कि जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, आपकी जो एप्लीकेशन है सिटीजनशिप की वो उसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट ऑफिस में प्रोसेस की जाएगी। पर अब इस प्रोसेस को सीधा मूव कर दिया गया है यहाँ के स्टेट इमिग्रेशन ऑफिस पे, जो कि है लिया कैप्लरस्ट्रासे का ऑफिस। तो अब सारी बर्लिन की जो एप्लीकेशन है नेचुरलाइजेशन की, वो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ के ऑफिस में, और वहाँ पे प्रोसेस की जाएंगी। तो पहले ही ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो रहा है। क्योंकि पहले तो एप्लीकेशंस को मूव करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है बहुत सारी एप्लीकेशंस मिस आउट हो जाएं, और स्पेशली वो एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन के अप्लाई करने के टाइम से पहले की हैं, मतलब 9 और 10 साल से लोगों ने सबमिट कर रखी हैं। और अभी जो रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बर्लिन की IT फेलियर की वजह से कुछ 500-600 एप्लीकेशंस हैं जो डिलीट हो गई इनके सिस्टम्स में। वो नई एप्लीकेशंस थी और वो डिलीट हो गई क्योंकि प्रॉपरली उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो रखी थी, कुछ ऐसी दिक्कत थी, और लोगों को उन्होंने दोबारा रीच आउट किया कि आप दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती हैं कि चलो आप डिजिटाइज कर रहे हो, सेंट्रलाइज कर रहे हो प्रोसेस को, पर ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना नहीं। और इसी साल बर्लिन ने ये कोशिश करी कि एप्लीकेशंस का जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा फास्ट किया जाए। तो अभी सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर ही बर्लिन में कुछ 6500 एप्लीकेशंस हैं जो सिटीजनशिप की प्रोसेस हो गई, मतलब लोगों को सिटीजनशिप मिली, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी थी जो रिसेंटली अप्लाइड थी। तो बर्लिन का इस साल का टारगेट है कि 24,000 एप्लीकेशन जो उनके पास आई हैं उसमें से कम 20,000 को वो प्रोसेस करें, मतलब कि 20,000 लोगों को इस साल सिटीजनशिप देने का टारगेट है बर्लिन के अंदर। तो देखते हैं कि ये सिर्फ एक टारगेट थियोरेटिकल है कि ये इसको अचीव कर पाते हैं, वो इस साल के एंड में ही हम बात करेंगे। पर लेकिन क्या इम्पैक्ट आया है इस सारे प्रोसेस का, जो एक नया प्रोसेस है सिटीजनशिप लॉ का, और इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पुराने डॉक्यूमेंट्स जितने भी बनाए जाते हैं लिया कैप्लरस्ट्रासे में या फिर और इमिग्रेशन एजेंसीज में, जैसे कि ब्लू कार्ड्स, रेजिडेंट परमिट्स, PR, परमानेंट सेटलमेंट परमिट्स, जितने भी ये तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके सारे प्रोसेस में भी बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि मैन पावर एक हमेशा से इश्यू है यहाँ पे।
मैन पावर उतनी ही है। जब ये नए लॉज इनेक्ट किए जा रहे थे तो मैन पावर इंक्रीज करने की बातें तो आ रही थी, पर लेकिन लगता है कि वो इतना सफल नहीं हो पाया, इतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो जो पुराने प्रोसेसेस में इम्पैक्ट आया है उसमें दो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, दो ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो हमने खुद फेस किए। जो मनहर के लिए हम लेटली एक परमिट बना रहे थे वो मनहर को मिला 1 साल के बाद। उसके लिए मनहर को 2 एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ी। पहली एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो हमें आज तक नहीं पता चला है। अब जब मैंने उस पहली एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसके लिए अपॉइंटमेंट मिली कि आप आएँ उसको कलेक्ट कर लें। जब मैंने वहाँ पे गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे तो उनका जवाब क्या था। उन्होंने वहाँ पे बोला कि हम नहीं दे पाएंगे आज आपका डॉक्यूमेंट क्योंकि हमसे वो खो गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कि पहली बार हमें देखने के लिए मिली कि यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी ने हमारा डॉक्यूमेंट ही खो दिया है। जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन ली थी उसके लिए उन्होंने 100 यूरोस की फीस ली थी, जो कि एक नॉमिनल फीस है यहाँ पे। अगर आप अपना इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो वो उन्होंने पैसे भी हमें वापस नहीं दिए और खुद से बोला कि वो खो दिया है। और जब हमने दोबारा उसके लिए फॉलोअप किया, फ़ोन किए, ईमेल्स किए, तो हमें यही जवाब मिला कि आप उसे रीअप्लाई करें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। हमने उस एप्लीकेशन को दोबारा फाइल किया, 100 यूरोस की फीस दोबारा दी और तब जाके वो डॉक्यूमेंट हमें मिला है 1 साल के बाद। और उस डॉक्यूमेंट की वजह से सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें 1 साल इंतजार करना पड़ा और ये हमें जो है इतने फॉलोअप्स करने पड़े और हमें 200 यूरो की फीस देनी पड़ी। वो एक साइड प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जितने फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो उनके परमिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके लिए एक तरह से लाइफ ब्लड है कि वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनकी जॉब्स, उनकी ट्रैवल, उनके बिजनेसेस, सब में वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो जब हम इंडिया से आ रहे जा रहे थे तो वो हमारे लिए एक ईजी प्रोसेस नहीं था। इस बार लेटली इंडिया से आते हुए इसी डॉक्यूमेंट की वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और हमें बहुत देर तक रुकाए रखा उन्होंने एयरपोर्ट पे। जर्मनी की फ़्लाइट में हमें बोर्डिंग करने से रोक दिया गया सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की वजह से, जिसमें हमारा पर्सनली कोई फॉल्ट नहीं है और हम उनको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे कि ये इमिग्रेशन ऑफिसेस की प्रॉब्लम है कि वो अपने टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको कम्युनिकेशन शो कर सकते हैं। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स जो हैं सिर्फ ये हमारे साथ नहीं, सभी लोगों को फेस करने के लिए मिलती है जब आप इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो। जो दूसरा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ वो हुआ डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट से रिलेटेड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको पता ना हो, जो आपको अपने फैमिली के लिए बनाना पड़ता है। अगर आप उनका शेंगन वीज़ा जो है स्पॉन्सर कर रहे हो, फैमिली विजिट वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे हो, तो इस साल की स्टार्टिंग में जब सिटीजनशिप लॉ इनेक्ट नहीं हुआ था तब ये डॉक्यूमेंट मैंने अपनी मदर के लिए बनवाया था, जो कि सिर्फ 1 वीक में डन हो गया था। हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हुई, अपॉइंटमेंट मिला और एप्लीकेशन फाइल हुई और 1 वीक के अंदर अंदर ही सारा काम डन हो गया था। और वो डॉक्यूमेंट मैंने बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दिया था अपनी मदर के लिए। और जैसे ही ये लॉ इनेक्ट हुआ जून में, सिटीजनशिप लॉ, हमने सेम काम किया मनहर की मम्मी के लिए, मनहर की मदर के लिए। और हमें 3 महीने तक सिर्फ कम्युनिकेशन का इंतजार करना पड़ा कि हमारा अपॉइंटमेंट हमें कब मिलेगा, भाई हमें बता दो। जबकि हम अपनी एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है उन्हें दे चुके हैं, फीस भी दे चुके हैं। हमें 3 महीना वेट करना पड़ा। बहुत सारे ईमेल्स हमने किए कि हमें बताओ प्रोग्रेस क्या है, हमारा अपॉइंटमेंट हमें कब मिलेगा। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी जो एप्लीकेशन थी वो खो गई, कि क्या है, स्टेटस क्या है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि लोग जो है डार्कनेस में अपने आप को महसूस करते हैं कि उनका जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। उनको कुछ तो अपडेट मिलनी चाहिए, कोई तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, डिजिटल सेटअप, जिससे उनको अपने स्टेटस अपडेट मिलते रहें और जिससे वो कम से कम उन्हें एक शांति हो कि वो बैठे हैं और उनकी एप्लीकेशन जो है इन प्रोसेस है, वो चल रही है, गवर्नमेंट बॉडी उस पर काम कर रही है, वो खो नहीं गई हैं। जबकि ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जैसे कि मनहर ने आपको बताया कि 600 एप्लीकेशंस डिलीट हो गई हैं जर्मनी के सिस्टम से। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उस डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट के लिए हमने 3 महीना इंतजार किया, तब जाके हमें अपॉइंटमेंट मिला और हमें वो डॉक्यूमेंट मिला, जिसकी वजह से हमें अपना सारा वीज़ा प्रोसेस मनहर की मदर के लिए अब हम रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। और वो सब एक पर्सनल प्रॉब्लम है। और ये 2 इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं लोग ऐसे ही फेस कर रहे होंगे और हम इस बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, हमारा चैनल है और बहुत सारे लोग जो हैं हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, कंसर्न हमारे से पूछना चाहते हैं इसके ऊपर। तो हम बता सकते हैं आपको समरी में कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। जर्मन ब्यूरोक्रेसी जर्मनी की सबसे पुरानी प्रॉब्लम्स में से एक है और इस सिटीजनशिप लॉ के बाद ये प्रॉब्लम और वर्स हो गई है। तो वो क्या मेन रीजंस हैं जो जर्मन ब्यूरोक्रेसी को इतना स्लो बनाते हैं? जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इस टाइम पे मैन पावर है। ये लॉ पास तो हो गया इस साल के स्टार्टिंग में और बात भी करी गई कि लेबर शॉर्टेज है जर्मनी में और गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी लेबर शॉर्टेज है, तो उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी इतने सारे जो एप्लीकेशंस का सर्च होगा वो प्रोसेसिंग में आ पाएगा, ये एप्लीकेशंस प्रोसेस हो पाएंगी, लोगों को अपनी सिटीजनशिप मिल पाएगी। पर फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो सच्ची में मैन पावर का जो इंक्रीज होना चाहिए था उतना हुआ है।
लोग कम होने की वजह से जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस हैं वो प्रोसेस नहीं हो पा रही, और हमें पता है कि इतने सारे इमिग्रेंट्स जो डेली जर्मनी में आते हैं उनके जो और एप्लीकेशंस का जो प्रेशर है इस प्रोसेस को और स्लो ही कर रहा है। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफिसेज की मैन पावर पे, लेबर शॉर्टेज पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो दूसरा बड़ा रीज़न है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा जो हवा बना हुआ है वो ये है, यहाँ पे जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत कम है। लोगों के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी भी परमिट के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करके एप्लीकेशन का स्टेटस तक देख पाएँ ऑनलाइन, है ना, और ट्रैक कर पाएँ कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। ट्रांसपेरेंसी वो मिसिंग है यहाँ के सिस्टम्स में से। आईटी का जो रीवैम्प है यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ये प्रोसेसिंग ऐसे ही चलती रहेगी, पेपर वर्क में लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। इतने बड़े बड़े थद्दे डॉक्यूमेंट्स के जो लेके जाने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में, वो वही करते रहना पड़ेगा और इस प्रोसेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई भी सुधार नहीं आएगा। तीसरा रीज़न है एक्सेसिव रेगुलेशन। यहाँ पे जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो हर चीज़ कंट्रोल करना चाहती है, हर परमिट के लिए आपका हर तरह का डॉक्यूमेंट बार बार मांगना चाहती है। वो जो चीज़ है यहाँ के प्रोसेसिंग को और स्लो करता है। तो जैसे कि आप कोई भी परमिट लेने जा रहे हैं, आपको अपनी सैलरी स्लिप्स, अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये बार बार सबमिट करना पड़ता है, अपना एनुअल डूंग बार बार सबमिट करना पड़ता है, अपने जो भी बैकग्राउंड चेक्स हैं वो इतनी बार सबमिट करने पड़ेंगे। आपको वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर बार प्रिपेयर करके लेके जाने पड़ेंगे किसी भी तरह के रिन्यूअल के लिए, किसी भी तरह के परमिट लेने के लिए। तो ये जो चीज़ है गवर्नमेंट ईजिली हैंडल कर सकती है बैकग्राउंड में किसी भी तरह से, ये क्योंकि इनके पास हमारा सब तरह का डेटा है ना। वो कहीं उस डेटा को रिट्रीव करें और एप्लीकेशन को डिजिटाइज करके प्रोसेसिंग फास्ट करने की कोशिश करें। पर ऐसा करने का भी कोई मूड नहीं लगता यहाँ की गवर्नमेंट का। वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हमसे मंगाया जा सके वो मंगाएं और उसको चेक करें हर बार। तो जितने 100 डॉक्यूमेंट्स हम हर बार लेके जाएंगे वही 100 डॉक्यूमेंट्स वो हर बार चेक करेंगे, और आपको पता ही है फिर प्रोसेसिंग टाइम उतना ही लंबा होगा। तो ये चीज़ पे डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट वर्क करना चाहे तो कर सकती है, और प्रोसेसिंग्स जो है यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट हो सकती हैं।